इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत कर्म करेंगे तो आपको उसका गलत परिणाम मिलेगा और उसका परिणाम आपको भुगतना भी पड़ेगा। तो इसलिए फोकस कीजिए कि आप अच्छे काम कीजिए और ऐसे काम कीजिए जिससे समाज का भला हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो पर रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए जो आपका किर्गिस्तान देश है वहां के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं सदर जापारोवा। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है सदर जापारोवा की। देखिए जो आपके सदर जापारोवा है इन्होंने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के पद पर स्थान लिया है सोरोनबाय जेनेबकोव। देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका केंद्रीय चुनाव आयोग है किर्गिस्तान का, ठीक है, तो उसने बताया कि जो अभी हाल ही में किर्गिस्तान में वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो वहाँ के चुनाव में जो आपके सदर जापारोवा हैं इनको 79% वोट हासिल हुए। तो इसके बाद जो आपके सदर जापारोवा हैं ये बन गए किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति। देखिए किर्गिस्तान देश जो आपका है यहाँ की कैपिटल आपकी है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। पॉपुलेशन यहाँ की है 64.6 लाख और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किर्गिज और रशियन। और किर्गिस्तान आपका सेंट्रल एशिया में स्थित है और सेंट्रल एशिया के मैप को थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो है ये एशिया का रीजन दिख रहा है और एशिया के बीचों बीच सेंट्रल एशिया में यहाँ पे लाल स्पॉट जो आपका दिख रहा है आपका है किर्गिस्तान। और इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये वाला मैप आपको सामने दिखेगा। और देखिए जो आपका किर्गिस्तान है, ठीक है, इसकी सीमाएं लगती हैं आपकी कजाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ में। और दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया गया। देखिए भारत का जो पहला फायर पार्क है ये भुवनेश्वर में बनाया गया है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। देखिए मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया है कि फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट या फिर कोई भी घटना, कोई भी स्थापना पहली बार होती है तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रश्न को आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा कि भारत का जो पहला फायर पार्क है ये कहाँ बनाया गया है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। देखिए ये फायर पार्क जो है ये भुवनेश्वर में ओडिशा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के परिसर में बनाया गया है। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, फायर पार्क का मतलब क्या होता है मैं असली मतलब इसका बता देता हूँ। देखिए ये जो फायर पार्क बनाया गया है इसमें प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन, प्रदर्शनी हाल, फिल्मों की स्क्रीनिंग और अग्नि सुरक्षा पर पर्चों के वितरण और प्रदर्शन की जो है सुविधा यहाँ पर दी गई है इस फायर पार्क में। यानी इस फायर पार्क में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिससे आप जागरूक होंगे कि अगर आग लगती है कहीं पर तो कैसे उसको उससे जो है बचा जाए, कैसे निपटा जाए, ठीक है। तो ये इस फायर पार्क को बनाने का उद्देश्य है। और इस फायर पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं मैंने आपको बता ही दिया है। याद रखिएगा कि जो भारत का पहला फायर पार्क है ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया गया है। देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक और राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। राज्यपाल है गणेशी लाल जी। और वार्षिकांक 2020-21 का जो पीडीएफ है देखिए इसके बारे में 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है सारे एग्जाम में। अभी कल भी फिर कमेंट आया है कि सर मेरा एनटीपीसी में 100% क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है करेंट अफेयर का। और देखिए बहुत सारे लोग जो है ये 80+, 81+, 86+, 90+ तक नंबर ला रहे हैं। तो आप भी जो है इस पीडीएफ को खरीद कर इसको पढ़कर जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसी प्रयास में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगली वैकेंसी पता नहीं कब आएगी रेलवे की, तो समय बहुत कम है। तुरंत डाउनलोड कीजिए और इसको पढ़ के ही एग्जाम में जाइए क्योंकि पूरे साल का रिवीजन आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च 2021 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए आपकी स्विट्जरलैंड की एक ब्रोकरेज कंपनी है, इसका नाम है यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक। इसने कहा है कि जो आपका मार्च 2021 में वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हो रहा है, ठीक है, इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपका जो है -7.5% रहेगी, यानी कि 7.5% नेगेटिव में रहेगी। और जो आपका यूबीएस है इसने एक और चीज़ बताई है कि जो अगला वित्तीय वर्ष होगा 2021-22 वाला, तो 2021-22 के वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के उभर कर 11.5% की दर से वृद्धि करने की संभावना जताई है। और यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने इसके अलावा ये भी कहा कि जो आपका इसके बाद वाला यानी कि 2022-23 में जो वित्तीय वर्ष होगा अपना, ठीक है, 22-23 वाला,
तो उसमें भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रहेगी 6%। ये सारे अनुमान हैं, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता है। विभिन्न कंपनियां अनुमान लगाती हैं कि भाई तुम्हारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ग्रोथ करेगी। तो ये तीनों अनुमान जो है नोट कर लीजिएगा। और चौथा अनुमान देखिए नोमुरा ने लगाया है। देखिए चौथा प्रश्न हमारा है कि जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी जापानी ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, इसने कहा है कि जो आपका 2020-21 का वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये -6.7% यानी कि 6.7% नेगेटिव में रहेगी। और इसके अलावा नोमुरा ने यह भी बताया कि जो आपका अगला वित्तीय वर्ष होगा 2021-22 का, इसमें भारत की जीडीपी 13.5% की दर से जो है वृद्धि करेगी। तो ये पूर्वानुमान याद रखेगा। और नोमुरा के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए जो कि नोमुरा होल्डिंग्स कंपनी है, ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, कहाँ की, जापान की। और इसका मुख्यालय आपका जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। और नोमुरा कंपनी के संस्थापक हैं टोकुसुची नोमुरा द्वितीय, और इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को की गई थी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस राज्य में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है। देखिए अभी हाल ही मैंने आपको बताया था कि एलन मस्क जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और इनकी एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है, इसका नाम है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला जो है ये कार वगैरह भी बनाती है। तो जो इलेक्ट्रिक कार है इसका उत्पादन ये भारत में स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए अभी हाल ही में इसने कहा कि हम जो है कर्नाटका में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम कर्नाटका के बेंगलुरु में जो है अपना एक प्लांट लगाएंगे जहां पर हम इलेक्ट्रिक कारें बनाएंगे। तो देखिए अगर भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलता है तो थोड़ा सा पॉल्यूशन वगैरह पे कंट्रोल मिलेगा, और हमें विदेशों से जो है जो आपका क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल, ये सब खरीदने नहीं पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन हमारे लिए सुविधाजनक क्यों है, क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। आराम से इनको चार्ज कीजिए और दिन भर घूमिए अपना जहाँ घूमना है। देखिए दुनिया की जो सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, इसने भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास इकाई और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन हाल ही में कराया है। और देखिए टेस्ला की बात हम करेंगे थोड़ा सा, तो कि टेस्ला कंपनी जो है इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। यानी कि टेस्ला जो है ये आपकी एक अमेरिकन कंपनी है, और इसके मालिक कौन है, एलन मस्क। छठवां प्रश्न की हाल ही में नीति आयोग ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ में हाथ मिलाया है। तो देखिए ये कंपनी आपकी फ्लिपकार्ट है, और इस महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया है द वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी कि वेब। और ये जो है भारत के, यानी कि द वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है ये भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली, यानी कि भारत में विभिन्न राज्यों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको एक मंच प्रदान करेगा। देखिए फ्लिपकार्ट जो ये ग्लोबल है। आप मतलब चाहे दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, कानपुर में हो, इलाहाबाद में हो, उड़ीसा में हो या फिर गुजरात में हो, कहीं भी हो, आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर लेते हैं घर बैठे, और ऑर्डर देने के बाद आपके घर पे माल पहुंच जाता है। तो ये महिलाओं को ये सुविधा प्रदान करेगा कि अपना माल कहाँ पे बेचें, फ्लिपकार्ट पे। और आप जो है फ्लिपकार्ट पे मतलब वहाँ पे जाके इस माल को खरीद सकते हैं। इससे इनका बिजनेस जो है ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो आपका द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये यही काम करेगा, महिलाओं को, यानी कि जो महिला उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देगा। जो उद्योग वाली महिलाएं उनको जो है एक मंच प्रदान करेगा अपना माल बेचने के लिए। देखिए जो आपका ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इसका विचार आया था नीति आयोग के जो सीईओ थे अमिताभ कांत, उनके मन में 2017 में, जिन्होंने 2017 में जो है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में महिलाओं के लिए समृद्धि भाषा सभी के लिए समृद्धि के विषय पर आयोजित 8वें वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन के समापन पर जो है नीति आयोग में एक महिला उद्यमिता मंच की स्थापना की घोषणा की थी। और अब हम बात करेंगे नीति आयोग और फ्लिपकार्ट के बारे में, जो एक साथ मतलब आ रहे हैं इस मंच को लॉन्च करने के लिए। देखिए नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और वर्तमान में भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी। और फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट जो है इसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी, लेकिन बाद में इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। और देखिए फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में बेंगलुरु में, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स आपका है, एम्स भुवनेश्वर, याद रखिएगा। एम्स भुवनेश्वर जो है इसने
अभी हाल ही में तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। देखिए जो आपका एम्स भुवनेश्वर है, इसको लगातार तीसरे वर्ष स्वच्छता के लिए बी श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में हाल ही में चुना गया है। और इससे पहले 2018 और 2019 में श्रेणी बी अस्पतालों यानी कि 1000 बेड से कम वाले जो अस्पताल होते हैं, देखिए जो बी श्रेणी के अस्पताल होते हैं ये कौन होते हैं, 1000 बेड से कम वाले अस्पताल होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो आपका दूसरा सबसे स्वच्छ अस्पताल बनने के लिए ये पुरस्कार मिला। और साथ ही में जो है जो इस पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर जो है ये तीसरी बार मतलब इसने अभी हाल ही में कायाकल्प पुरस्कार जीता है। आठवां प्रश्न है कि भारत को ब्रेक आउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान मिला। तो देखिए भारत को जो है ब्रेक आउट इकोनॉमीज में जो है चौथा स्थान मिला है। देखिए ब्रेक आउट इकोनॉमीज क्या है, इसको एक लाइन में बस दिमाग में फिट रखिएगा। ब्रेक आउट इकोनॉमीज वे हैं जो बहुत तेजी से डिजिटल बन रहे हैं, यानी कि भारत जो है ये बहुत तेजी से डिजिटल बन रहा है, इसलिए भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है इस ब्रेक आउट इकोनॉमीज की सूची में। देखिए इस ब्रेक आउट इकोनॉमीज की सूची में पहले स्थान पर आपका चाइना है। चाइना ने ब्रेक आउट अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजन के कारण डिजिटल रूप से विकसित है। और इस ब्रेक आउट इकोनॉमीज में इंडोनेशिया तीसरी रैंक और भारत चौथे नंबर पर है। और देखिए जो आपका ये ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स का सूची है, इसको टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर तैयार किया है। तो डिटेल्स याद रखिएगा। याद रखना है कि जो आपका ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स की सूची है इसमें चौथे स्थान पर भारत है और पहले स्थान पर इसमें जो है चीन यानी कि चाइना है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल का गठन किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है इसने जो है डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कुल 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। देखिए इस 6 सदस्यीय पैनल में कौन कौन शामिल होंगे ये आपको याद रखना है। देखिए इस 6 सदस्यीय पैनल में 4 लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होंगे और 2 इसमें बाहरी लोग होंगे। कभी कभी संख्या भी पूछ लेता है कि किस पैनल में कितने लोग कहाँ से थे। तो जो आपका ये 6 सदस्यीय पैनल होगा इसमें 4 लोग आरबीआई से होंगे और 2 लोग बाहर से शामिल किए गए हैं, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस 6 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष आपके हैं जयंत कुमार दास, ये वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। और इसमें सदस्य के रूप में जो 5 लोग शामिल हैं इसमें इनके नाम है अजय कुमार चौधरी, पी वासुदेवन, मनोरंजन मिश्रा, विक्रम मेहता और राहुल शशि। देखिए एक खास बात है इसमें जो आपके विक्रम मेहता हैं और राहुल शशि हैं ये दोनों जो है बाहरी सदस्य हैं। बाकी जो 4 नाम ऊपर वाले आपको दिखे हैं जयंत कुमार दास, अजय चौधरी, पी वासुदेवन और मनोरंजन मिश्रा, ये चारों जो है आरबीआई से संबंधित हैं। तो इनका नाम बस याद रखिएगा, नाम ही पूछा जाएगा। बाकी जो इसके अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जयंत कुमार दास, ठीक है, ये कार्यकारी निदेशक हैं आरबीआई के, इसको याद रखिएगा। बाकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको सामने दिख रही है, इसको नोट कर सकते हैं आप। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में कब तक फ्री डोमेन की पेशकश की गई है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज के द्वारा भारत के टोटल जो 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाओं के लिए फ्री डोमेन की पेशकश की गई है 30 जनवरी 2021 तक के लिए। ठीक है, अगर आप वेबसाइट वगैरह चलाते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसमें .in लगा हुआ है डोमेन, तो आप उसको फ्री में मतलब रिन्यू कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देखिए पॉलिसी क्या है, देखिए आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसने बताया है कि कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में किसी भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन का नाम जो है इसको रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए प्रत्येक IN डोमेन के साथ फ्री यानी कि निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। और जो का निक्सी यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसका ये प्रस्ताव ऐसे नए .in यूजर्स के लिए मान्य होगा जो कि 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। और रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में एक निःशुल्क ईमेल भी मिलेगा और ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को ये लाभ मिलेगा जो कि जनवरी 2021 में अपने डोमेन को नवीनीकृत यानी कि रिन्यू भी करेंगे। तो ये जो वेबसाइट वगैरह चलाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाकी आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज़ मैंने बताया। देखिए आप वेबसाइट यूज करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा लिखा होगा www.flipkart.com, ठीक है। तो .com क्या है, .com जो है ये डोमेन नेम है, ऐसे ही आपका .in भी आता है, तो इसी डोमेन की हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस डोमेन की बात कर रहे हैं। देखिए जो आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है यानी कि निक्सी है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका लोकेशन आपका है
देखिए इसके कई सारे ब्रांचेज हैं, मुंबई में, नोएडा में, चेन्नई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में। और इसके जो मेंबर्स हैं इनकी संख्या टोटल है 42। और 11वां प्रश्न है कि किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए, यानी कि जो आपके 10th के छात्र होते हैं उनको मैट्रिक के छात्र बोला जाता है, तो मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। और ओडिशा सरकार के इस निर्णय से ओडिशा के कुल 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। और ओडिशा राज्य में मैट्रिक के छात्रों के लिए कुल 420 रुपये प्रति छात्र परीक्षा शुल्क वर्तमान में रहता है, जिसे अब माफ कर दिया गया है। और इस माफी के साथ अब ओडिशा सरकार पर कुल 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी बढ़ेगा, लेकिन इससे छात्रों को लाभ भी मिलेगा। देखिए ओडिशा के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और ओडिशा की पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। 12वां प्रश्न की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में जो है मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए जो आपका भारत का और यूएई का मौसम विज्ञान केंद्र होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर जो है भूकंपीय मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे कि उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई की बात करें तो देखिए ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है, इसकी कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी यहाँ की है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और यूएई की टोटल पॉपुलेशन है 97.7 लाख। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि भारत की किस फार्मा कंपनी ने ब्राजील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन है, इसका आपूर्ति के लिए जो है ब्राजील के प्रीसीसी मेडिकेशंस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसका उत्तर बताइए। देखिए कल मैंने इस कंपनी के बारे में बताया था और इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी बताई थी, तो वो भी कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि किस देश में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि मेकिंग ऑफ जनरल हिमालयन इको पुस्तक को किसने लिखा, बताइए। और चौथा प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया, बताइए। और पांचवा द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखा, बताइए। और अब हम जितने भी कल के क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तर थे प्रश्नों के, ठीक है, उन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पूरे भारत में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो देखिए टोटल 10.3% महिलाएं हैं। और दूसरा था कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो ये कब मनाता है, तो ये मनाता है 12 जनवरी को। और तीसरा था कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब से कब तक मनाया गया, तो ये मनाया गया 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा ये। चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है, तो देखिए व्यक्ति आपके जय शाह हैं। और पांचवा था कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को जो है कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है, तो ये देश आपका है बांग्लादेश। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारा जो फेसबुक पेज है देखिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया की लिंक आपको दिख रही है, वहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।